गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम रीजनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अपनी बायोलॉजी कोऑर्डिनेटर की जो बुक है एमएससी में, उसमें अपने साथ 9 नंबर की यूनिट है, उसका नाम है रीजनरेशन। ठीक है। अब देखिए, रीजनरेशन के अंदर हम कितने प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या चेंजेज होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है, लिम्ब का रीजनरेशन कैसे होगा। तो देखो, रीजनरेशन एक्चुअली में होता क्या है। रीजनरेशन इज एन एक्सीलेंट एक्टिविटी ऑफ द एडल्ट टिश्यू टू प्रिपेयर एनी डैमेज टू वन ऑफ द ऑटोटॉमी। यानी कई बार कई एनिमल्स जो होते हैं वो खुद ही अपने पार्ट्स को त्याग देते हैं, उनकी रिपेयरिंग हो जाती है, टूटा हुआ भाग वापस बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। सो वी कैन से दैट रीजनरेशन एक बॉडी से सेपरेट पार्ट या लॉस्ट पार्ट या डैमेज ऑर्गन या टिश्यू की रिपेयरिंग और रिन्यूएबल को कह सकते हैं, यानी पुनः निर्माण को हम कह सकते हैं। द प्रोसेस और रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन। यानी कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिपेयरिंग होना या उसकी जगह पर नया आ जाना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है। देखो, नष्ट हुए पार्ट की मरम्मत और पुनः निर्माण की क्रिया होती है रीजनरेशन। एनिमल में नेचुरली सेवरल सेल्स डैमेज होती रहती है, काफ़ी सारी सेल्स डैमेज होती रहती हैं। अतः कोई भी टिश्यू जो डैमेज हुआ है उसकी रिपेयरिंग करना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो कई प्रकार का होता है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। पहला कौन सा है, देखो, रीजनरेशन में प्रथम है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। रीजनरेशन के प्रकार हम पढ़ें तो रीजनरेशन, जैसे फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, इसे हम रिपीटेटिव बोलते हैं। रिपीटेटिव रीजनरेशन भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो है अपने पास में, यानी इसमें देखो, मैमल्स के ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी, उनकी लाइफ बिल्कुल एक लिमिटेड होती है, फिक्स होती है। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल है आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। 120 दिन के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। दिन भर में पता नहीं कितनी ही ब्लड कार्पल्सल्स की डेथ होती है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी के अंदर इनकी संख्या फिक्स रहती है। अतः उनकी जगह पर नई ब्लड कार्पल्सल्स का आ जाना, ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन का ही पार्ट है। किसका है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन का ही पार्ट है। होल्ड रखो। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसी टाइप की, जैसे नोज में एपिथेलिया होती है, एलिमेंट्री कैनाल में, और एलिमेंट्री कैनाल की जो और रिप्रोडक्टिव जो डक्ट होती है, उनकी इंटरनल सेल, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। वो किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन का एग्जांपल है। दूसरा, सेकंड जो है कंपन सेस्ट्री। कंपन सेस्ट्री जो हाइपरट्रोमी, इसे बोलते हैं सती पूरक अतिवृद्धि, कंपन सेस्ट्री। हाइपरट्रोफी रीजनरेशन, यानी मेनी टिश्यू लॉसेस की रिन्यूअल डिफरेंट टाइप से होती है। जैसे मैमल्स में एक किडनी को कट करने पर
मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, जैसे हम हमारी बात करते हैं, हमारे में 2 किडनियां पाई जाती हैं। एक किडनी को हम कट कर दें इसको, तो अब ये जो बाकी बची हुई किडनी होती है, इसे दोनों किडनी का काम करना है, अतः इसकी थोड़ी वृद्धि हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये भी रीजनरेशन का प्रकार है कि इसे बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी, शक्ति पूरक अतिवृद्धि, यानी शक्ति हो गई, डैमेज हो गई, उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें हाइपरट्रोफी यानी उसकी वृद्धि हो जाती है, वो अपनी ज्यादा ग्रोथ कर लेता है, यानी किडनी की साइज बढ़ जाती है। इसी टाइप लीवर को भी इंजरी होने पर यदि रिजल्ट सामने आता है, यानी लीवर के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास है कंपनसेटरी। सेकंड जो आता है, थर्ड है, उसे बोलते हैं रिपरेटिव। रिपरेटिव जिसे हम रिस्टोरेटिव बोलते हैं, ये इसको क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरेटिव, रीजनरेशन। ये वास्तविक रीजनरेशन है। नॉर्मली जो चोट लगती है एनिमल्स में, नॉर्मली चोट लगने पर कुछ समय बाद में वाउंड हीलिंग हो जाती है, घाव भर जाता है। इस टाइप इसी तरह से रेप्टाइल्स में जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, उनके अंदर जो टेल होती है वो डैमेज हो जाती है, त्याग दी जाती है, तो वो टेल यानी पूंछ वापस बन आती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो रीजनरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपरेटिव या रिस्टोरेशन, रीजनरेशन। हमारे में जो वाउंड हीलिंग होती है वो इसी का एग्जाम्पल है, घाव का भरना। और छिपकली के अंदर पूंछ को त्यागने के बाद में पूंछ का वापस बनना भी इसका एग्जाम्पल है, रिपरेटिव या रिस्टोरेटिव रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। इस रीजनरेशन के टाइप से पहले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो रीजनरेशन के टाइम रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन की प्रोसेस एक अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार की रीजनरेशन पाया जाता है। अतः हम यहाँ पर देखो यहाँ पर हम एक प्रकार से और पढ़ेंगे, डिफरेंट एनिमल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और रीजनरेशन का भी अलग ही प्रकार होता है। ये वास्तविक रीजनरेशन की बात करेंगे हम सर्विस की, यानी ये जो वास्तविक रीजनरेशन होता है इसकी कैपेसिटी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार की होती है। अतः इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। T.H. मॉर्गन जो साइंटिस्ट था उसने 1901 में रीजनरेशन के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? रीजनरेशन के 2 प्रकार बताए। उसमें पहला था मॉर्फोलैक्सिस। कौन सा था? मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन। इसमें क्या है, जैसे हाइड्रा सिलेंट्रेटा का सदस्य है, स्पॉन्ज होती है वो यानी पोरिफेरा के सदस्य है। जैसे ये स्पॉन्ज है, इसके हमने 5 टुकड़े कर दिए और 5 टुकड़ों को अलग अलग कर दे तो 5 ये टुकड़ा क्या करेगा, नीचे वाला टुकड़ा क्या करेगा, बाकी का जो पार्ट से नया इस नए पार्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। इतना सा टुकड़ा ने इस पूरे एनिमल का निर्माण कर लिया। ये टुकड़ा ऊपर वाले और नीचे वाले भाग का निर्माण कर लेगा। अर्थात एनिमल का टूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा भी पुनः डेवलप हो सकता है, पूरे जीव का निर्माण कर सकता है। और जहां से ये अलग हुआ है वो एनिमल अपने टूटे हुए भाग को पुनः निर्माण कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन, ठीक है। यहां पर कटे हुए स्थान पर ब्लास्टिमा का निर्माण नहीं होता।
इसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन। दूसरा प्रकार अगर हम देखते हैं, ठीक है, एपीमॉर्फोसिस। कौन सा है दूसरा? एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। और इसमें क्या है, इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जैसे छिपकली है, छिपकली की इस पूंछ को हम काटते हैं, इस इतने से पार्ट को हम तोड़कर कर फेंक दें, ये गिर गया, तो ये टूटा हुआ पार्ट कंप्लीट एनिमल का निर्माण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जबकि जहां से टूटा है वहां पर एक नई पूंछ का निर्माण हो जाएगा। ऐसे एक नई पूंछ का निर्माण हो जाएगा, जहां से ये टूटा है, ब्रेक हुआ है, वहां से नए भाग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो अलग हो गया पार्ट वो कभी भी पूरे जीव का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे एम्फीबिया के जो एनिमल होते हैं उनमें अगर लेग को कट कर दिया जाए, किसको कट कर दिया जाए? लेग को कट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उन एनिमल्स के अंदर लेग दोबारा बन सकती है, लेकिन कटा हुआ जो अलग हो गया भाग पूरे एम्फीबिया के जीव का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे यूरोडोला में होता है ऐसा। हमारे में जैसे वाउंड हीलिंग होती है, घाव हो गया, घाव भर सकता है, हमारे में घाव भरने तक ही रीजनरेशन पाई जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? एपीमॉर्फोसिस। इसे क्या बोलते हैं? एपीमॉर्फोसिस। इसे हम एपीमॉर्फिक रीजनरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह कैपेसिटी अगर हम देखते हैं कि एनिमल्स में यानी मैमल्स और बर्ड्स दोनों में इस टाइप की रीजनरेशन नहीं होती। मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में सिर्फ रीजनरेशन की कैपेसिटी जैसे हमारे में घाव के भरने तक ही सीमित होती है। अलग अलग एनिमल्स में ये जो रीजनरेशन की एपीमॉर्फोसिस की है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार की होती है। फिश में अलग होगी, एम्फीबिया में अलग होगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में अलग प्रकार की होगी, ठीक है ना। जैसे हम फिश की बात करते हैं तो रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत कम होती है छिपकलियों में। इनमें फिन्स अगर कट जाते हैं, मछलियों में अगर फिन्स कट जाते हैं तो वहां पर एक नया फिन्स रीडेवलप हो जाता है। एम्फीबिया का मैंने आपको बताया कि अगर एम्फीबिया के जैसे यूरोडोला की बात करें, अगर उनकी जो लिम्ब यानी लार्वा होते हैं, लार्वल और एडल्ट स्टेज में, जैसे मान लीजिए ये है, इसका ये लिम्ब है, अगर ये कट हो गया तो यहाँ पर दोबारा ये इतना भाग बन जाएगा। ये एम्फीबिया की कैपेसिटी होती है और एम्फीबिया के अंदर हम लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स में लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड में छिपकली की पूंछ कटने पर यह छिपकली अपनी पूंछ को त्याग देती है, जिसे हम ऑटोटोमी कहते हैं। छिपकली के द्वारा स्वयं के द्वारा पूंछ को त्यागना, क्योंकि कोई भी दुश्मन उस छिपकली के पूंछ को पकड़ लेता है तो छिपकली ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र को छोड़ देती है, उसे हम ऑटोटोमी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली की कटी हुई पूंछ पूरे जीव का निर्माण नहीं करती है, लेकिन वहां पर एक नई पूंछ का निर्माण हो सकता है। मैमल्स की बात करते हैं हम, मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में अंगुली के कटने पर नई अंगुली नहीं बनती है, लेकिन अंगुली के कटने पर यहां पर जो घाव हुआ है वो भर जाता है।
चोट लगने पर घाव होता है, उस घाव में जो जगह बनी थी, अगर कम घाव हुआ तो वो धीरे धीरे भर जाता है। घाव भरने तक ही रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है मनुष्य के अंदर। ऐसा नहीं है हाथ कट गया तो नया हाथ लग जाएगा। बहुत कम रीजनरेशन की कैपेसिटी मनुष्य में पाई जाती है। अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्फीबिया के अंदर हम लिम्ब रीजनरेशन कंप्लीट पढ़ेंगे। यानी एम्फीबिया के अंदर लिम्ब का रीजनरेशन जो होता है वो किस प्रकार से इसमें लिम्ब का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन से होंगे, परिवर्तन क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल घटनाएं क्या होगी। तो जो हम बात करेंगे, हम एम्फीबिया में लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी लिम्ब का रीजनरेशन। डेवलपमेंट नहीं, हम लिम्ब रीजनरेशन पढ़ेंगे। एम्फीबिया में लिम्ब रीजनरेशन। एम्फीबिया के अंदर जो लिम्ब का रीजनरेशन होता है उसको हमें टोटली 2 प्रकार की घटनाएं पढ़ेंगे। वैसे 3 घटनाएं होती हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स। पहला यानी उसमें आकारिकी किस प्रकार से उसमें बदलाव या घटनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा है वो है हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स। पहला मॉर्फोलॉजिकल की अगर बात करते हैं हम, तो एम्फीबिया में लिम्ब रीजनरेशन को 3 स्टेप में बांटा गया। मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स को किसको बांटा गया है? मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स को 3 पदों में स्टडी करते हैं। पहला पद है प्री ब्लास्टिमा स्टेज। कौन सी है? प्री ब्लास्टिमा स्टेज। ठीक है। सेकंड है ब्लास्टिमा स्टेज और तीसरी है उसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। प्रथम की अगर बात करते हैं प्री ब्लास्टिमा स्टेज। प्री ब्लास्टिमा स्टेज जैसे ये एक एनिमल है, इसका ये हैंड लेग है, किसी भी सडनली किसी भी कारण से या एक्सपेरिमेंटली या हमने इसको कट कर दिया या किसी भी दुर्घटना में ये कट गया, हट गया और यहां पर घाव उत्पन्न हो गया। ये घाव वाउंड उत्पन्न हो गया। तो पहली जो है प्री ब्लास्टिमा स्टेज, जहां पर घाव हुआ है वहां पर ब्लडिंग होती है। ब्लडिंग होते ही थोड़े समय में ही यहां पर ब्लड बहना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जमता है। और जैसे ही रक्त का थक्का जमेगा, इसकी जो एपिडर्मिस होती है, कौन सी होती है? इसकी जो यानी जो क्लोट बन जाता है, ठीक है, और इसमें सेल्स में आउटर इंफेक्शन ना हो। देखिए जैसे ही क्लोट जमेगा, यहां पर क्लोट जम गया तो स्किन की जो इस थक्के के नीचे जो एपिथेलियम सेल्स होती है, स्किन की जो एपिथेलियम सेल्स होती है वो सरक कर इस वाउंड के ऊपर फैल जाती है, ऐसे घाव के ऊपर ऐसे। ठीक है। और कंप्लीट होने में, ऐसा होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 दिन का समय लगता है। 1 to 2 days का टाइम लगता है। सेकंड होती है, ये तो प्रथम है वाउंड हीलिंग। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रक्त का थक्का जमता है। अब होगा वाउंड हीलिंग हुई है, अब होगा ब्लास्टिमा स्टेज। वाउंड फिल अप हो जाने, यानी यहां पर घाव भर गया,
वाउंड फिल हो जाने के साथ में सम टाइम में स्टम के अंतस्थ सिरे यानी एंड की इनर की एक्टिव सेल्स अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल्स की बनी होती है। देखो वाउंड फिलिंग कैसे होगा, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, पहले डिफरेंशिएटेड विभेदित, और विभेदित कोशिकाओं में अनेक प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की शक्ति नहीं होती है। जबकि जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण करने की शक्ति एवं अपने खुद की तरह ही अनेक प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता भी होती है। खुद की कॉपी बना सकती है और अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकती है। स्टेम सेल्स उसे कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होती है। ये डिफरेंशिएटेड है, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अनडिफरेंशिएटेड में, जिससे क्या होगा, घाव भर जाएगा। इनमें बार बार विभाजन से ये घाव भर गया प्रथम स्टेप में। अब क्या होगा, यहां पर इस घाव यदि अनडिफरेंशिएटेड सेल की छोटा सा उभार बनाती है, पीछे से विभाजन करके इन कोशिकाओं को आगे धकेलते रहेंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टिमा स्टेज। और ये ब्लास्टिमा जो होती है वो एम्ब्रियो की जो लिम्ब बड होती है, एम्ब्रियो में स्टार्टिंग में जब लिम्ब का फॉर्मेशन होता है उस समय जो कलिका बनती है, बड बनती है, उसके समान ही होती है ब्लास्टिमा। सारे नेचर वैसे के वैसे हैं, इसमें इतनी शक्ति होती है कि पूरे लिम्ब का फॉर्मेशन कर सकती है। अब छोटा सा उभार बन गया, ब्लास्टिमा बन गई। अब देखिए अब क्या होगा, मोर्फोजेनेसिस, इसमें आकार में वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसमें इतनी शक्ति है ब्लास्टिमा में कि पूरे पैर का निर्माण कर सकती है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, लिम्ब यानी मॉर्फोलॉजिकल, इस स्टेज में बड की सेल्स फास्ट गति से संरचनात्मक वृद्धि करती है। इसकी कोशिकाएं लगातार वृद्धि करेगी और धीरे धीरे ये वृद्धि करके एक ऐसी कोन की आकृति बना लेगी। कैसी आकृति बन जाएगी, कोन की तरह, कोन लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम कौन से स्टेज बोलते हैं, कोन स्टेज, ठीक है। कोन स्टेज के बाद में इसकी अदर और पृष्ठ सतह चपटी हो जाती है, और चपटी हो जाती है, ये चपटी होगी। अब इसे क्या बोलते हैं, प्लेट स्टेज। क्या बोलते हैं, प्लेट स्टेज। चपटी हो गई। थोड़े समय बाद में ही यानी 4 से 6 डेज के बाद में ही इसके जो अंतिम सिरे होते हैं, 5 से 10 दिन बाद में, प्लेट स्टेज के 5 से 10 दिन बाद में इसके अंतिम सिरों के ऊपर, लिम्ब के दूरस्थ सिरों पर फिंगर या डिजिट्स के उभार बन जाते हैं। यहां पर छोटे छोटे उभार बनते हैं ऐसा, ठीक है। ये उभार इनके मिड में, इन उभारों के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, खांच दिखाई देती है ऐसे, जैसे इनके बीच बीच में खांच ही आता है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं, नोच स्टेज, खांच अवस्था। और जैसे ही इसके साथ ही इनर लेयर पर डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंशिएटेड स्टार्ट हो जाता है, इसकी जो यहां पर जो होती है वहां पर वापस जो अनडिफरेंशिएटेड हुई थी उसमें क्या होगा, री डिफरेंशिएशन होगा, यानी कोशिकाओं का भविष्य तय होगा और ये कोशिकाएं अपने एक फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगी।
अब इनमें विभेदन यानी अनडिफरेंशिएटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रीडिफरेंशिएटेड में। तो कोशिका पहले क्या थी, डिफरेंशिएटेड थी, वो किस में कन्वर्ट हुई, अनडिफरेंशिएटेड में। अनडिफरेंशिएटेड कोशिका जब पूरा लिम्ब का फॉर्मेशन कर लेती है उस समय किस में कन्वर्ट हो जाती है, रीडिफरेंशिएटेड, यानी वापस ये विभेदित हो जाती है, स्टेम सेल का गुण खत्म हो जाता है। और ये तीनों के तीनों परिवर्तित ये कौन से हैं, हिस्टोलॉजिकल इवेंट है। कौन सी इवेंट है, हिस्टोलॉजिकल, जबकि इसके यहां से यहां तक वृद्धि कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल इवेंट है। इस प्रकार से एक पूरे देखो कोशिकाओं का जैसे डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड होना, और थोड़े समय बाद में लिम्ब का जैसे निर्माण हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड वापस रीडिफरेंशिएटेड हो जाना, ये मेटाप्लेसिया की घटना कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मेटाप्लेसिया, और यही हिस्टोलॉजिकल इवेंट की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, हिस्टोलॉजिकल इवेंट की श्रेणी में। डी डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन और रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन ये, फिर इसमें ये प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेशन, और फिर क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन। पहले यानी डिफरेंशिएटेड सेल थे किसमें कन्वर्ट होगी, अनडिफरेंशिएटेड में। अनडिफरेंशिएटेड कोशिका जैसे अनडिफरेंशिएटेड हुआ उसमें प्रचुर बॉन्ड की क्रिया हुई और पूरे पैर का निर्माण हो गया। उसके बाद में जैसे पूरे पैर का निर्माण हुआ किसमें कन्वर्ट होगी, रीडिफरेंशिएटेड। इस प्रकार से एक पूरे ये एम्फीबिया का लिम्ब रीजनरेशन की क्रिया विधि होती है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल इवेंट और हिस्टोलॉजिकल दो इवेंट हमने स्टडी की है। ये अपना रीजनरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। जय हिंद।